दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जो कि लंबे समय से मेट्रो का इंतजार कर रहा था, लंबे समय से चर्चा में रहे भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसको कि अब एक नई गति मिलने जा रही है, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंप दिया है। जी गाइस, भुवनेश्वर मेट्रो आगे बढ़ेगी, उड़ीसा को राज्य का पहला मेट्रो मिलेगा। कितना किलोमीटर का ये मेट्रो कॉरिडोर होगा, कौन कौन से स्टेशन होंगे, कहां से कहां तक ये बनाया जाएगा, कब तक बनकर के तैयार होगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर मेट्रो का विस्तार कहां से कहां तक होगा, आइए बात करते हैं डिटेल में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया मेट्रो, मैं हूं विकास। गाइस, उड़ीसा राज्य के आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट केंद्रीय परामर्श और सहायता से आगे बढ़ चुकी है और सर्वेक्षण तथा व्यवहार्यता आकलन के लिए एक तकनीकी समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। एक्चुअली में गाइस होता ये है कि मेट्रो कॉरिडोर जब बनेगी, कौन सी कंपनी उसको बनाएगी वो एक अलग मैटर है। सबसे पहले अगर आपके राज्य में मेट्रो को चलाया जाएगा तो किसी न किसी कंपनी को, किसी न किसी फर्म को एक कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, एक टेंडर जारी करना पड़ेगा और उसको कुछ पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो जांच करे, भूमि का सर्वेक्षण करे कि आखिर किस सिटी में मेट्रो को बनाया जाएगा, उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, कौन से रूट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। ऐसा थोड़ी है कि शहर यहाँ पर है, मेट्रो कहीं और बन जाएगा, वहाँ की एक्सप्रेसवे रूट क्या है, किस किस रीजन में ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, उन ट्रैफिक को कम करने के लिए कहाँ पर हम लोग कौन सा स्टेशन बनाएंगे, जगह है नहीं है, अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा या फिर एलिवेटेड बनाना पड़ेगा या फिर जमीन अवेलेबल है, जमीन के ऊपर ही बन जाएगा नॉर्मली। इन चीजों का ध्यान दिया जाता है। मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। कई सारे सर्वेक्षण किए जाते हैं और सर्वेक्षण करके एक डीपीआर को तैयार किया जाता है। डीपीआर जब तैयार हो जाता है तब समझ में आता है कि यहाँ पर इतने स्टेशनों को बनाया जाएगा, इतने किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। तब जा करके उस वाले डीपीआर को अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि कितना पैसा टोटल खर्च होगा। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, इसको स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा, फिर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा। टोटल कितना खर्च आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करीब करीब आधा पैसा देगी, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। कुछ पैसा हो सकता है कि किसी इन्वेस्टर के द्वारा, वर्ल्ड बैंक या किसी और के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा इसमें, उसके थ्रू इसको वित्तीय पोषण मिलेगा। ये सारा पेपर वर्क होता है। ये सारा वर्क होने के बाद, पैसा जारी होने के बाद एक टेंडर को फिर से जारी किया जाएगा कि कौन सी कंपनी अब इसको बनाएगी। उसके बाद फिर कई सारी कंपनियां अपना टेंडर जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए अपने अकॉर्डिंग डीपीआर तैयार करके एक प्रस्ताव को, एक रिप्रेजेंटेशन को पेश करती है कि हम इतना पैसा लेंगे और इस तरह से जो डीपीआर था उसके अकॉर्डिंग मेट्रो कॉरिडोर को बना करके तैयार करेंगे। अलग अलग कंपनियों को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। किसी कंपनी को टनल बनाने का काम मिला, किसी कंपनी को 10 स्टेशन बनाने का काम मिला। इस तरह का काम टेंडर जारी करके दिया जाता है और काम स्टार्ट होता है। जो कंपनियां सबसे कम दाम में, चीप एंड बेस्ट क्वालिटी में सरकार के शर्तों पर चीजों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है, वो कंपनी टेंडर जीत जाती है और फिर वो कंपनी उस पर काम स्टार्ट करती है। लेकिन मेट्रो कॉरिडोर को बनाने के लिए जो जमीन का अधिग्रहण किया जाता है वो सरकार करके देती है। सरकारी कर्मचारी लोगों से, आम पब्लिक से जमीन को लेते हैं, उनको मुआवजा देते हैं। सरकार जमीन को अपने कब्जे में लेती है पैसे दे करके। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी को हैंडओवर करती है, तब जाकर के ग्राउंड लेवल पर वर्क स्टार्ट होता है। तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मंजूरी मिल जाना। अगर वो पास हो गया तो फिर उस पर काम स्टार्ट होगा। इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, कितना स्पीड से वो अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहती है, कितना स्पीड से वो चाहती है कि मेट्रो यहाँ पर आए। वो उतना ज्यादा प्रयास करती है और उतना ही जल्दी उस सिटी को मेट्रो मिलता है। और एक बार जब मेट्रो आ जाता है और मेट्रो जब चल जाता है अच्छा से, तो फिर उसका विस्तार करने में दिक्कत नहीं होता है। तो ये सारी बेसिक चीज है जो कि किसी भी मेट्रो कॉरिडोर को बनाने में इन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। उड़ीसा के केस में क्या चल रहा है, आइए उसको समझते हैं। उड़ीसा के राज्य मंत्री के अकॉर्डिंग मेट्रो के लिए विभिन्न स्थानों पर जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति मार्गों और लागत साझाकरण मॉडल पर एक विस्तृत डीपीआर तैयार कर रही है। मतलब मेट्रो के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है और वो जो समिति है वो सर्वेक्षण कार्य को कर रही है और डीपीआर को तैयार कर रही है। समिति के द्वारा अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जो डीपीआर होगा उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पेश किया जाएगा और फिर वहां से मेट्रो कॉरिडोर को अंतिम मंजूरी मिलेगी। अधिकारियों के अकॉर्डिंग व्यवहार्यता अध्ययन यह निर्धारित करेगा कि लागत, यात्री भार और तकनीकी स्थिरता के संदर्भ में इस वाले प्रोजेक्ट में क्या क्या करना होगा,
इसके निष्कर्ष के आधार पर कार्य शुरू होने से पहले मार्ग संरेखन और वित्तीय पोषण पर डिसीजन लिया जाएगा। कृष्ण चंद्र महापात्रा ने कहा कि पहले से प्रस्ताव में पिछली सरकार ने न तो केंद्र सरकार को सूचित किया था, न ही उससे परामर्श किया था। अब हमने मेट्रो के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना विकसित करने के लिए केंद्र से समर्थन मांगा है। सलाह, तकनीकी और वित्तीय सहायता, इन चीजों पर बातचीत की है कि किस तरह से हमारे राज्य में मेट्रो चलेगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के जो राज्य मंत्री है तोखन साहू, इन्होंने जवाब दिया कि मेट्रो परियोजना अत्यधिक पूंजी प्रावधान है और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें मेट्रो रेल नीति 2017 का पालन करना होगा। साहू के अकॉर्डिंग उड़ीसा सरकार अब भुवनेश्वर मेट्रो के पहले चरण का संशोधन और पुनर्गठन कर रही है ताकि इसे और अधिक टिकाऊ और भविष्य की गतिशीलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल बनाया जा सके। राज्य ने उपयुक्त मार्गों और अद्यतन लागत संरचनाओं की सिफारिश करने के लिए नई तकनीकी समिति गठित करने का डिसीजन किया है। मंत्री के अकॉर्डिंग समिति मेट्रो प्रणाली वाले अन्य शहरों का भी दौरा करेगी, शहरी विकास पैटर्न का अध्ययन करेगी और संरेखन और बुनियादी ढांचे के लिए एक नए प्रस्ताव को तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि एक तकनीकी टीम का गठन किया जाएगा जो देश के विभिन्न हिस्सों में मेट्रो प्रणालियों पर उसका अध्ययन करेगी, विश्लेषण करेगी। इसके सुझावों और सलाह पर अमल करते हुए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा और भुवनेश्वर के लिए एक मेट्रो प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ तक हमने भुवनेश्वर मेट्रो को लेकर के क्या चर्चाएं हो रही है उस पर बात किया। अब बात करते हैं भुवनेश्वर मेट्रो के बारे में। ये प्रोजेक्ट है क्या, कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से स्टेशन होंगे, क्या प्लानिंग है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भुवनेश्वर मेट्रो पर नए सिरे से काम स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल प्ले होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा लगाएगी इस वाले मेट्रो कॉरिडोर में और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगाएगी। तो अभी इसका एक नया रूट तैयार किया जा रहा है। हालांकि जो मेट्रो को तैयार किया जाना था उसके अकॉर्डिंग अप्रैल 2023 में एक रूट को जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत जगन्नाथपुरी को भुवनेश्वर से जुड़ने के लिए 64 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर को प्रस्तावित किया गया था और कहा गया था कि अगर ये मेट्रो बनता है तो पुरी से भुवनेश्वर जाने में जितना समय लगता है उसमें 30 मिनट की कमी आएगी। ये वाला मेट्रो प्रोजेक्ट सुभाष बोस सेतु से शुरू होती है, जिससे कटक से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बिना किसी परेशानी के शहर के प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। 2023 में करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से इसको प्रस्तावित किया गया था, लेकिन नई गवर्नमेंट आने के बाद वो वाला जो पुराना टेंडर है जिस पर कि अब तक काम स्टार्ट नहीं हो पाया था वो कैंसिल हो चुका है और इसको नए सिरे से बनाने की प्लानिंग है। पहले फेज में 26 किलोमीटर के रूट को तैयार किया जाएगा, जिसमें कि टोटल 20 स्टेशन को बनाया जाएगा। भुवनेश्वर मेट्रो दिल्ली मेट्रो के साथ मिलकर के काम करेगी। कटक भुवनेश्वर पूरी मेट्रो कॉरिडोर का जो पहला चरण है, इसमें कटक के पास जो त्रिशूलिया शहर है इसको भुवनेश्वर से बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा और इसके लिए एक मेट्रो ट्रंक रूट बनाया जाएगा। ये रूट 30 किलोमीटर दूरी को तय करेगा, जो कि नंदकानन, पटिया, वानी विहार और सिटी रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थलों से होकर के गुजरेगा। बाद में चरणों में मेट्रो को अंततः जटनी, खुर्दा और पुरी तक बढ़ाया जाएगा। इस वाले प्रोजेक्ट में ज्यादातर एलिवेटेड कॉरिडोर होंगे। जो पुराना वाला डीपीआर था उस वाले टेंडर के अकॉर्डिंग राज्य सरकार सिर्फ अपना पैसा लगा रही थी, लेकिन जो नए सिरे से इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देगी और जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी तो ये वाला मेट्रो कॉरिडोर जल्द से जल्द बनकर के तैयार होगा। तो उड़ीसा की नई गवर्नमेंट नई सिरे से मेट्रो के लिए डिजाइन को तैयार कर रही है। उड़ीसा मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण इस क्षेत्र के रियल एस्टेट बाजार में काफी ज्यादा बदलाव मिलेगा। भुवनेश्वर और कटक में मेट्रो के बुनियादी ढांचे के कारण मेट्रो लाइन के नजदीक के घरों और आवासीय व्यवसायों की मांग बढ़ेगी। मेट्रो परियोजना के आगे बढ़ने के साथ ही इन इलाकों में संपत्ति के मूल्यों में सुधार होगा, जिससे कि इस पूरे रीजन के रियल एस्टेट में एक बड़ा बदलाव आएगा। मेट्रो स्टेशन के आसपास की सड़कें, इनकी सेवाओं में सुधार होगा। इलाके में रहने वाले लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी। मेट्रो की वजह से वो बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। कटक, भुवनेश्वर और पुरी को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन नए व्यवसायों को आकर्षित करेगी। स्टेशनों के पास नौकरियों की संभावनाएं खुलने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जिन इलाकों से मेट्रो कॉरिडोर गुजरेगा उन इलाकों में लोग ज्यादा से ज्यादा बसना चाहेंगे, घरों की मांग बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। ओवरऑल काफी ज्यादा फायदा होता है अगर आपके इलाके में मेट्रो आता है। तो किसी भी सिटी में मेट्रो तब आता है जब उसकी जनसंख्या 20 लाख के ऊपर चली जाती है। काफी ज्यादा वहाँ पर ट्रैफिक जाम होने लगता है और लगता है सरकार को कि हाँ, अगर मेट्रो चलाया जाए तो लोगों को ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा और मेट्रो भी चलेगी और पूरे सिटी का परिदृश्य बदलेगा। वैसे उड़ीसा में मेट्रो की चर्चाएं कई दशकों से चल रही है, लेकिन अब तक इस पर काम स्टार्ट नहीं हो पाया है। वर्तमान में उड़ीसा में जो नई गवर्नमेंट है, देखते हैं वो इस मेट्रो कॉरिडोर पर काम स्टार्ट कर पाती है या नहीं। बताया तो जा रहा है कि 2028 से पहले दिसंबर 2027 तक मेट्रो फेज का जो पहला चरण होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन उड़ीसा मेट्रो के साथ मिलकर के काम कर रही है। अगर सरकार का सपोर्ट रहा, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट
दोनों का संयोग रहा अच्छे से तो मेट्रो कॉरिडोर पर जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आएगी तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अभी इस वाले मेट्रो कॉरिडोर को लेकर के एक नया डिजाइन तैयार किया जा रहा है, एक नया डिटेल रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। बाकी आप उड़ीसा से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्या भुवनेश्वर को मेट्रो की जरूरत है? अगर हाँ तो कहाँ पर? क्या जगन्नाथपुरी को भुवनेश्वर से मेट्रो से जुड़ना चाहिए या फिर RRTS से? कमेंट नाउ एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।